हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करने जा रहा हूं कि हाउ टू चूज मल्टी बैगर स्टॉक्स। तो सबसे पहली बात आती है कि मल्टी बैगर स्टॉक्स होते कौन से हैं, कि आप उन शेयर्स को पहचानेंगे कैसे, और आप उसके साथ यानी कि आप जब उसमें निवेश करें तो आपको करना क्या है। तो सबसे पहली बात है कि मल्टी बैगर स्टॉक्स होते क्या हैं। एक इन्वेस्टर जब इक्विटी शेयर्स को खरीदता है तो वो इक्विटी का रिस्क ले रहा होता है। वो इसीलिए इक्विटी शेयर्स को खरीदता है क्योंकि वहां पर एक हाई रिस्क और हाई रिटर्न का प्रोफाइल होता है। तो सबसे पहली बात है कि जो मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो अपने प्राइस से, यानी कि जो वर्तमान में अभी प्रेजेंट में जो शेयर्स के प्राइस चल रहे हैं, आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर या उससे भी थोड़े बड़े टाइम के अंदर वो शेयर्स दुगने से लेके 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना या 500 गुना तक भी होने की क्षमता रखते हैं। और इतिहास गवाह है कि ऐसे बहुत सारे शेयर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में हुए हैं जिन्होंने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मल्टीपल किया है। यानी कि जो शेयर्स मल्टीपल होने की क्षमता रखता है उसको आप एक मल्टी बैगर स्टॉक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स की रिटर्न्स हैं वो 100% से लेके 1000% तक आपको मिल सकती हैं और उससे भी कहीं ज्यादा। तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे इस तरीके की कंपनियों को, कैसे आप सिलेक्ट करेंगे ऐसे इक्विटी शेयर्स को कि जो आपके लिए मल्टी बैगर साबित हो सके। देखिए, मल्टी बैगर का मतलब है कि आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो सीधी सी बात है कि केवल वही शेयर मल्टीप्लाई हो पाएंगे, वही शेयर मल्टी बैगर्स हो पाएंगे जिन कंपनीज की प्रॉफिट्स जो है वो मल्टीपल हो पाएंगे, जिनका बिजनेस मल्टीपल हो पाएगा, यानी कि जिनके बिजनेस के साइज फ्यूचर में बड़े हो जाएंगे। तो आइएगा हम बात करते हैं कि किसी भी शेयर्स को सिलेक्ट करने के टाइम पर आप कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे, कैसे चूज करेंगे कि कोई शेयर्स मल्टी बैगर है या नहीं है। सबसे पहली बात है कि जिस भी मल्टी बैगर शेयर्स को आप चुनते हैं तो हम सबसे पहले उस कंपनी के बिजनेस आउटलुक को देखते हैं कि कंपनी जिस सेगमेंट के अंदर काम करती है उस सेगमेंट का क्या भविष्य है, क्या वो कंपनी लंबे समय तक चल सकती है, बिजनेस का आउटलुक क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है टुवर्ड्स दैट बिजनेस। तो वो बिजनेस अगर लंबे टाइम तक चलने वाला है, स्टेबल बिजनेस है, तो वो पहली कंडीशन है कभी भी किसी भी मल्टी बैगर स्टॉक्स के अंदर कि वो शेयर लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। यानी कि जिस कंपनी जिस सेगमेंट के अंदर जिस बिजनेस को करती है वो बिजनेस एक लंबे टाइम पीरियड चलने वाला है। तो यानी कि सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस जो है वो लंबे पीरियड तक चलने वाला है। तो सबसे पहली बात, जब आप किसी कंपनी के बिजनेस को सिलेक्ट करें तो ये देख लें उस शेयर्स के लिए कि वो शेयर्स जिस बिजनेस को करता है, जिस सेगमेंट के अंदर है, वो बिजनेस एक लंबा चलने वाला बिजनेस है। दूसरा पॉइंट है हमारा साइज ऑफ बिजनेस, यानी कि जो कंपनी है उसका आज क्या साइज है, कंपनी किस साइज के ऊपर खड़ी हुई है। अगर एक कंपनी छोटी कंपनी है तो उस छोटी कंपनी के बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं, क्योंकि कोई भी एक भी तरीके की कोई भी एडवर्स सिचुएशन उस कंपनी को बर्बाद कर सकती है, उस कंपनी को खत्म कर सकती है। तो बहुत जो छोटी कंपनियां हैं वहां पर जो है इन्वेस्टर को ध्यान देना चाहिए कि उसके अंदर रिस्क प्रोफाइल किस तरीके के हैं। तो जो कंपनियां हैं वो बहुत ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, वो स्मॉल कैप हो सकती है, मिड कैप हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि वो 50 करोड़ रुपए की, 20 करोड़ रुपए मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं। तो वो एक साइजेबल कंपनी होनी चाहिए, कम से कम 200-300 करोड़ रुपए की कंपनी होनी चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि ये एक मिनिमम साइज है कि आप हम मान के चलते हैं कि 200-300 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और उसके बड़ी भी कंपनियां हो सकती हैं 5000 करोड़, 10,000 करोड़, इवन 50,000 करोड़ तक की कंपनियां भी मल्टीबैगर हो सकती हैं। तो आपको उसके साइज को देखना है कि कंपनी का साइज कितना है, कि कंपनी का जो साइज है वो उसकी अर्निंग्स के मुकाबले में कितना है। तो मल्टीबैगर स्टॉक्स के लिए आपको कंपनी का साइज देखना है। तो बहुत छोटी कंपनी आपने सिलेक्ट नहीं करनी है, और जो बहुत बड़ी कंपनियां उनमें मल्टीबैगर होने की पोटेंशियल्स बहुत कम रहते हैं। अगर कोई कंपनी 5 लाख करोड़ की या 7-8 लाख करोड़ की कंपनी है तो वहां पर बिजनेस को मल्टीपल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो कंपनी है वो एक साइजेबल कंपनी होनी चाहिए, यानी कि बहुत छोटी कंपनी नहीं होनी चाहिए और साइज में बहुत बड़ी कंपनी नहीं होनी चाहिए,
यानी कि बहुत बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी होगी तो वो मैनेजेबल नहीं होगी, और बहुत छोटी कंपनी होगी तो उसको डिफरेंट टाइप्स के रिस्क होंगे, जिसके अंदर उसके ऑपरेटिंग रिस्क भी हो सकते हैं, और ऑपरेटिंग रिस्क जो है वो उस कंपनी को बर्बाद भी कर सकते हैं। तो दूसरी बात आपने देखनी कि कंपनियां बहुत ज्यादा छोटी ना हो। और तीसरा है कि जो कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि उसका यूटिलाइजेशन कैसा चल रहा है, उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसी है, यानी कि कंपनी अपने पूरे बिजनेस के जो उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका कितना परसेंट वो यूटिलाइजेशन कर रही है। अगर उसके अंदर अगर वो फुली यूटिलाइज कर रही है अपने रिसोर्सेज को और उसके कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं है, तो उस कंपनी में ग्रोथ की संभावना बहुत कम है। तो सीधी सी बात यह है कि जो कंपनियां 60, 70, 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर चल रही हैं और फ्यूचर आउटलुक ये है कि वो कंपनियां 100% या 90% तक प्रैक्टिकली 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर जाएंगी, और कंपनी एक्सपेंशन में लगी हुई है, यानी कि उस तरीके के बिजनेस को वो बढ़ाने के लिए नई फैक्ट्री, नई यूनिट्स या नई अंडरटेकिंग्स को एक्वायर कर रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं। तो एक एक्सपेंशन का मोड भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो बिजनेस को एक्सपेंड करने की मैनेजमेंट के अंदर काबिलियत हो और कंपनी की सोच हो कि कंपनी के बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए। उसके अलावा अगली जो है वो है कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशियो। बेटा प्राइस अर्निंग रेशियो एक ऐसी रेशियो होती है, प्राइस अर्निंग रेशियो की, जो प्राइस और कंपनी के ईपीएस के बीच में रिलेशनशिप बताती है, यानी कि कंपनी का जो शेयर का प्राइस है और उस शेयर की अर्निंग एक शेयर के ऊपर कितनी है। तो ये जो प्राइस अर्निंग रेशियो है शुड नॉट बी मोर देन 12 और 15 टाइम्स। तो जो जितनी कम पी रेशियो होगी उतना कंपनी के लिए बेटर होगा, क्योंकि जो पी है उसकी री रेटिंग की संभावना बनी रहेगी। उसको एक हायर पी, अगर पहले से ही वो हायर पी रेशियो के साथ है तो उसमें एक्सपेंड करने की संभावना कम होगी उसके प्राइसेस के साथ। और इसके साथ हम एक रेशियो और देखते हैं जिसको बोलते हैं पी रेशियो को, अगर हम उसके ग्रोथ रेट से, यानी कि जो उसका अर्निंग का ग्रोथ रेट है, अगर उससे हम डिवाइड कर दें तो वो शुड बी लेस देन 1। तो अगर पी रेशियो डिवाइडेड बाय ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ, अगर वो 1 से कम आती है तो वो कंपनियों के अंदर पोटेंशियल मिलता है कि वो कंपनियां मल्टीबैगर हो सकती हैं। तो सीधी सी बात यह है कि पी रेशियो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पी डिवाइडेड अगर आप उसको ग्रोथ से करेंगे, जिसको हम पीजी बोलते हैं, पीजी मींस कि प्राइस अर्निंग रेशियो को आप ग्रोथ से डिवाइड करते हैं, तो वो रेशियो आपकी 1 से कम आनी चाहिए। तो उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी के अंदर जो वैल्यूएशंस बाजार में अभी मिल रहे हैं वो बड़े महंगे नहीं है, और उसके अंदर शेयर्स के प्राइस के अंदर मूवमेंट की काफी अधिक संभावना है बढ़ने की तरफ। इसके अलावा कंपनी जिस बिजनेस सेगमेंट में काम कर रही है उस बिजनेस के आउटलुक के साथ उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कि उसका जो अर्निंग यील्ड है, शुड बी मोर देन 15%। अगर वो कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है शुड बी मोर देन 15%। अगर कंपनी की अपनी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है अगर वो 15% से कम है तो आप ये मान के चलिएगा कि वो शेयर होल्डर के लिए कुछ डिलीवर नहीं कर पाएगी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी मोर देन 15%। और जितनी ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी होगी, जितनी ज्यादा अर्निंग यील्ड होगी कंपनी की, उतना उसके अंदर आगे बढ़ने की संभावना होगी। तो आपको उस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि उस कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, यानी कि जो स्टॉक मार्केट में उसका प्राइस है और जो उसकी yes. तो हम बात कर रहे थे रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि कम से कम 15% की रिटर्न ऑन इक्विटी होनी चाहिए, और उसमें एक्सपेंड करने की संभावना होनी चाहिए, यानी कि वो रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, 30% और 40% ऐसी होनी चाहिए। लेकिन इस रेशियो को हम प्राइस टू बुक वैल्यू के साथ एडजस्ट करते हैं। अगर एक कंपनी का शेयर प्राइस अपनी मार्केट प्राइस और उसकी जो बुक वैल्यू है वो दोनों सेम है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग यील्ड हो जाएगी, यानी कि 15%। अगर 15% कमा रहे हो तो 15% ही रहेगी। लेकिन अगर शेयर का प्राइस टू बुक वैल्यू 2 टाइम्स है तो इसका मतलब है कि शेयर होल्डर पहले ही शेयर्स को खरीदने के लिए डबल पैसे दे रहा है। तो वहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 15% आएगी तो इसका मतलब है कि आपको केवल रिटर्न आधी मिलेगी, यानी कि 7.5 टाइम्स। तो जो इसके साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ जो आपको रेशियो देखनी है वो देखनी है प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू 1:1 है तो रिटर्न ऑन इक्विटी उतनी ही होगी जितनी की कंपनी ने रिपोर्ट की है। लेकिन अगर प्राइस टू बुक वैल्यू आप 5 टाइम्स अगर आप एक शेयर को खरीद रहे हैं और उस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 60 टाइम्स है, तो आप उसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप शेयर को 5 गुना महंगी कीमत पे ले रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके लिए जो रिटर्न ऑन इक्विटी है दैट इज 12%, जबकि कंपनी ने रिपोर्ट किया 60%। तो आपको एब्सोल्यूट टर्म में रिटर्न ऑन इक्विटी देखनी है, जो पैसे आपने खर्च किए उसके अकॉर्डिंगली। इसको हम बोलते हैं अर्निंग यील्ड। तो अर्निंग यील्ड शुड बी मोर देन 15%। एंड देन
आपको क्या देखना है उसके आगे आपने देखना है कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि कंपनी की मैनेजमेंट किस तरीके की है, कंपनी की मैनेजमेंट क्या सारी रिपोर्टिंग करती है, एक्सचेंजेस को, शेयर होल्डर्स को सारी सूचनाएं उपलब्ध कराती है, क्या कंपनी की मैनेजमेंट ईमानदार है या नहीं है। अब इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, तो उसके लिए आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, उनकी एनुअल रिपोर्ट को आप रीड करिए, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी पूरी 2 3 4 5 साल की, पिछले 5 सालों की आप जो है एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, जिससे उनके बारे में आपको पता चलेगा कि वो कंपनी की मैनेजमेंट क्या सोचती है, उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पता चलेगा, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में पता चलेगा, और पिछले 5 साल के दौरान कंपनी में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या कंपनी में कोई टर्न अराउंड हुआ है। तो इस तरीके की जो सारी सूचना है वो आपको एनुअल रिपोर्ट से उपलब्ध हो जाएंगी। तो आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पता लगाना चाहिए, और वहां पर कंपनी के बिजनेस आउटलुक के बारे में भी आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से बिजनेस करती है। उसके अलावा कंपनी की आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो देखनी है। इट मींस कि कंपनी कितने कर्जे में डूबी हुई है। अगर कंपनी का डेप्ट बहुत ज्यादा है, एक उम्मीद से बहुत ज्यादा डेप्ट कंपनी यूज कर रही है, तो वो एक मैनेजेबल अगर डेप्ट है तो उससे आपको लीवरेजेस के बेनिफिट मिलेंगे, फाइनेंशियल लीवरेजेस के बेनिफिट मिलेंगे। इट मींस कि आप जो इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे उस पर कंपनी टैक्स सेविंग कर पाएगी। लेकिन अगर कंपनी अपने डेप्ट को ही सर्विस नहीं कर पा रही है, इट मींस कि वो ब्याज देने के बराबर पैसा भी नहीं कमा पा रही है, या उसकी रीपेमेंट ऑफ लोन करने में कंपनी सफल नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंपनी के शेयर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनियां जो है मल्टीपल करने की शक्ति नहीं रख पाएंगी, क्योंकि वो इंटरेस्ट की पेमेंट ही नहीं कर पाएंगी। तो सीधी सी बात यह है कि कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो अपने डेप्ट को इजीली सर्विस करने की पोजीशन में हो। अगर उसकी जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो इस तरीके की हो कि मैनेजेबल हो, यानी कि उसके जो फाइनेंशियल लीवरेजेस हैं, यानी कि जो उसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो मैनेजेबल हो। इसके अलावा उस कंपनी के अंदर बहुत हैवीली कैपिटल की नीड्स ना रहती हो रेगुलरली। अगर कंपनी को रेगुलरली एक हाई लेवल ऑफ कैपिटल मेंटेन करनी होती हो, बहुत हाई कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट होती हो, तो ऐसी कंपनियों को ग्रोथ कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसी कंपनियां रेगुलरली हाई डेप्ट के साथ काम करेंगी, और जिससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्रिएट करने में मुश्किल होगी। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो मैनेजेबल होनी चाहिए। तो जो मैनेजेबल डेप्ट इक्विटी रेशियो होती है उससे शेयर होल्डर्स को एडवांटेज ही होता है कि जो शेयर होल्डर्स की इनकम बचती है उसके अंदर एक टैक्स का कंपोनेंट का भी होता है, कि जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है उसकी वजह से जो शेयर होल्डर है उसके पास एक टैक्स की सेविंग का बेनिफिट भी आएगा, जो उसकी अर्निंग्स में नजर आएगा। इसके अलावा आपको देखना है कि कंपनी किस तरीके से बिजनेस कर रही है, और उसके साथ साथ आपने देखना है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट ली है क्या आप उसके साथ इंतजार कर सकते हैं। आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा उस इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि मल्टीबैगर स्टॉक 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एक अच्छा सा टाइम आपके को उसके साथ बिताना चाहिए, और जब आप वो समय बिताएंगे उसके साथ तभी आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीबैगर हो पाएगी। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में बताता हूं जो कभी मेरे पोर्टफोलियो में रहे थे, और वो मैंने बहुत जल्दी उनको सेल कर दिया, जबकि मेरे सेल करने के बाद उन्होंने मेरे सेलिंग प्राइस के बाद भी वहां से भी डबल या ट्रिपल हो गए। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई शेयर अगर मल्टी बैगर हो गया तो उसका पोटेंशियल खत्म हो गया, अभी उसमें बढ़ने की क्षमता और अधिक हो सकती है, लेकिन हम जल्दी से उससे एग्जिट कर जाते हैं। तो आप अपने डिसीजंस को रेगुलरली देखते रहेंगे, उसको रिव्यू करते रहेंगे। जैसे मैं आपको कुछ कंपनियों का नाम बता रहा हूं जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में थी, जिसमें से एक कंपनी आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको मैंने 60 रुपीज पर उसमें एंट्री की थी और 300 रुपीज में एग्जिट किया था। अभी प्रेजेंट में उसका शेयर प्राइस 900 के ऊपर चल रहा है। तो मैंने 2014 के अंदर वो इन्वेस्टमेंट सेल की थी, तो आज आप देखिए 2017 में यहां से भी वो 3 गुना हो गया है। लेकिन मेरे को वो 5 टाइम्स मेरी मनी करके गया था, लेकिन उसके बाद भी वो 3 गुना हो गया। इसी तरीके से आरती ड्रग्स, जो मैंने 100 रुपीज के राउंड में एंटर किया था, जिसमें 500 में एग्जिट कर गया था, उसके बाद कंपनी का 1:1 का बोनस आया, तो इट मीन्स वो अभी भी 500 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स मेरे प्राइस से डबल ट्रेड कर रहा है। इसी तरीके से श्रीराम फाइबर्स एसआरएफ, जिसमें मैंने 285 रुपीज पे एंट्री की थी, 700 रुपीज पे एग्जिट किया था, जो भी 1500 से ऊपर उसका शेयर प्राइस है एट प्रेजेंट। ये सारी इन्वेस्टमेंट मैंने 2014 में सोल्ड आउट की थी। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा, जो मैंने 127 पर एग्जिट किया, 127 पर एंट्री की थी,
660 पर एग्जिट किया था, लेकिन उसके बाद भी वो शेयर्स अभी 660 से ऊपर चल रहा है और उसके बाद 1:1 का बोनस आ गया। इट मींस डबल प्राइस के ऊपर वो शेयर प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी मैं आपको कुछ आइडियाज दे रहा हूं जहां पर मुझे लगता है कि ये जो शेयर्स हैं ये मल्टीबैगर्स साबित हो सकते हैं, और ये सारे के सारे शेयर्स मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर भी हैं, जिसमें से मैं पहला शेयर आपको बता रहा हूं। मेरा पहला शेयर है सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये शेयर्स अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ है, ये डीमर्ज्ड कंपनी का एक हिस्सा है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन कंपनी है और मुझे लगता है कि एक मल्टीबैगर शेयर साबित होगा। इसके अलावा मेरा दूसरा शेयर है मेगमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जो कि एक गुजरात बेस्ड केमिकल कंपनी है। 3 डिविजन्स के अंदर वो काम करती है। इसके अंदर भी मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो ऊपर वाले मैंने पैरामीटर्स आपके साथ डिस्कस किए, उन सारे पैरामीटर्स के ऊपर ये खरी उतरती है। तीसरा शेयर से जो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है, पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर है, दैट इज फेडरल बैंक, जिसमें मुझे लगता है कि इस शेयर के अंदर भी वो दम है जो एक मल्टीबैगर शेयर्स में होता है। चौथा शेयर है मेरे पास डीएचएफएल, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, और इस शेयर्स में भी मुझे लगता है कि ये मल्टीबैगर साबित हो सकता है। इसके अलावा आईडीएफसी बैंक एक नया बैंक है, अभी ये ज्यादा पुराना बैंक नहीं हुआ है, लेकिन अभी इसके अंदर जो प्राइस मूवमेंट है वो आपको नजर नहीं आएगी। शेयर्स के प्राइसेस जो है मेरी बाइंग प्राइस के अराउंड में ही चल रहे हैं, उसी के आसपास इसके शेयर्स प्राइस है, लेकिन मुझे इस पे लगता है कि ये शेयर्स भी भविष्य में एक मल्टीबैगर शेयर साबित होगा। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स जो शेयर्स है वो हालांकि एक बड़ी साइज की कंपनी है, जैसा मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा था। ये जो सारी कंपनियां मैंने भी डिस्कस करी अदानी पोर्ट से पहले, ये सारी मिड साइज की कंपनियां हैं जिनके बारे में मैंने भी आपसे बात की। लेकिन ये जो अदानी पोर्ट है ये हमारे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का पार्ट है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 60,000 करोड़ से ऊपर है, लेकिन फिर भी शेयर्स के अंदर मुझे वो दम लगता है कि एक मल्टीबैगर शेयर साबित हो सकता है। और इसके अलावा जो सातवां और लास्ट शेयर है वो है मेरा ग्रेफाइट इंडिया, जो कि कार्बन के बिजनेस में लगी हुई है। एक अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, रेगुलर डिविडेंड पे आउट करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 7 शेयर्स मैंने भी आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे अलग अलग सेगमेंट के अंदर है। ठीक है, इसमें से जो कंपनियां हैं, 2 फाइनेंशियल से रिलेटेड यानी कि फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड 2 बैंक्स हैं, एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, और इसके अलावा बाकी जो कंपनियां वो सभी अलग अलग सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियां हैं। और जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया उन्हीं से रिलेटेड जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे, मुझे लगता है कि उन सारे पॉइंट्स के ऊपर ये कंपनियां जो सातों की सातों कंपनियां ये खरी उतरती हैं, और मैं अभी इनके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं, लेकिन मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आप जब भी अपना कोई इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। और मैं अंत में आपको ये बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।